फायर एंड इमरजेंसी रिक्रूटमेंट मामले में लगातार आपने देखा होगा पिछले 6 महीने तो हमें उसको कवर करते हुए गुजर गए। इन 6 महीनों में लगातार आपने देखा होगा कि कुछ युवा सामने आकर बार बार ये कह रहे हैं कि इस फायर एंड इमरजेंसी रिक्रूटमेंट में धांधली हुई है, पेपर इसमें भी बेचा गया है, पेपर खरीदा गया है, पैसों की ट्रांजैक्शन हुई है, ये सारी चीज़ें कही हैं। इसी चीज़ को लेकर फायर एंड इमरजेंसी सर्विस के जो एस्पिरेंट्स थे वो लोग कैट के पास भी गए थे, लेकिन कैट ने उनकी प्ली डिसमिस की और उन्हें कहा कि हमारे पास कोई ऐसा माध्यम नहीं है जिस माध्यम से हम कोई इंक्वायरी कर सकें। तो ये मामला इंक्वायरी का है, इसलिए इस मामले में हम लोग हस्तक्षेप नहीं करेंगे। उसके बाद फायर एंड इमरजेंसी सर्विस के जो एस्पिरेंट्स हैं उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से मुलाकात भी की और ख़बर यह भी है कि कोई इंक्वायरी हो रही है। हालांकि आधिकारिक तौर पर मुझे कुछ भी नहीं मालूम कि अगर इस तरह की कोई इंक्वायरी का ऑर्डर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहीं दिया है या कोई इंटरनल इंक्वायरी हो भी रही है, क्योंकि अगर फायर एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट ने कोई इंटरनल इंक्वायरी ऑर्डर की होती तो शायद उसकी जानकारी हमें होती, लेकिन हमारे पास अभी तक ऐसी कोई जानकारी नहीं है। लेकिन अब मेरे साथ एक युवक हैं जो खुद ये कहते हैं कि मुझे ये पेपर बेचा गया था और पैसे की ट्रांजैक्शन हुई थी, मैं गवाह हूं, मैं हर तरह की सजा भुगतने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि इस मामले में सीबीआई की इंक्वायरी होनी चाहिए। आइए इनसे बात करते हैं। आपका नाम? जी, मेरा नाम है गजनफर, मैं डिस्ट्रिक्ट बड़गाम से बिलोंग करता हूँ। ठीक। गजनफर, मुझे ये बताइए, आप भी फायर एंड इमरजेंसी सर्विस का जब इम्तिहान हुआ था एस्पिरेंट थे? हाँ जी सर, मैं एस्पिरेंट था। आपने इम्तिहान दिया? हाँ, 83 पॉइंट है सर मेरी। 83 पॉइंट्स हैं आपके। तो क्या सबूत है आपके पास, क्या चीज़ है जो आप जानते हैं? जैसे आप सब जानते हैं 2013 से हम धक्के धक्के खा के अब पहुंच गए 2022 तक। मेरे पास जो भी सबूत है, ये बैंक ट्रांजेक्शन है जिसको मैंने पैसे डाले, और बाकी 2 अकाउंट में निकाला जिसमें 15 लाख की ट्रांजेक्शन हुई है। ये सीबीआई का काम था। सीबीआई को मैंने 99% काम करके दिया है। अब बस थोड़ा सा एक काम, एक परसेंट उनको काम करना है। 1% जब सीबीआई मेरे सामने बैठेंगे, ये 2 घंटे में सबके सब लिस्ट कास्ट हो जाएंगे सर। हमारा जो मांग है, लिस्ट स्क्रैप करो, इसमें धांधली हुई, बड़े बड़े इसमें सांप फंसे हुए हैं। नहीं, पहले आप मुझे ये बताइए, आपके पास सबूत क्या है? आपकी बैंक ट्रांजैक्शन की डिटेल तो दिखा रहे हैं, लेकिन इससे आप कैसे साबित कर सकते हैं कि जो आपने बैंक ट्रांजैक्शन की, जो आपने पैसा दिया, वो आपने उसी शख्स को दिया जो पेपर बेच रहा था? सही बार, वो उसी को मैंने पैसे दिया जिसने पेपर, मतलब कैसे मुलाकात कैसे हुई उसकी आपसे? जैसे मैं 20 तारीख को एग्जाम हुआ, 19 तारीख 2020 सुबह 11:30 बजे कॉल आ गई। उसकी रिकॉर्डिंग में मेरे पास है। तो उसने बोला आप कहाँ पे हो? मैंने बोला घर पे हूँ। उसने बोला आप एक काम करो, आप हाउस बोट में आ जाओ, एलडी के पास हाउस बोट में आ जाओ, अब वहाँ पे आ जाओ, हम आपसे बात करनी है। मैंने बोला क्या बात है? उसने बोला आप आ जाओ, हम वहाँ पे ही बोलेंगे। उसने बोला पेपर है फायर सर्विस का, अगर आपको करना है 1 लाख आप दे दो। उसके बाद उसने बोला कैश लाओ। मैंने कैश नहीं दिया है। मैंने ट्रांजेक्शन आईडी, देखो ये ट्रांजेक्शन आईडी है, मैंने यहाँ पे है, मैंने उसको अकाउंट में डाल दिया। ठीक है सर। अकाउंट डालने के बाद सर मैंने उसको बोला है मैं 50,000 आज दूंगा, 50,000 पेपर के बाद दूंगा। जब मैंने पेपर किया, उसने बोला पेपर किसी के पास नहीं है, पेपर हम तीनों के पास है। ऐसा करना है, ज़्यादा मार्क्स नहीं करना है, 70 to 75 करना है, अगर ज़्यादा करेंगे फिर फंस जाएंगे। फिर मैंने किया, उसने बोला 75, मैंने 83 फिर भी किया है, क्योंकि मैं जनरल कैटेगरी से हूँ। 83 88 कट हो गए सर। तो आपने पेपर लेकर ये क्या कहते हैं इम्तिहान दिया है? हाँ सर, मैंने देखो, मैं पेपर लेके हाउस बोट में, जैसे आपने फोटोग्राफर देखा है, वो सच है, वो एडिटिंग फोटो नहीं है। वो सीबीआई खुद देखेंगे ये सच है कि ये झूठ है, कहाँ तक सच है कहाँ तक झूठ है। देखो मैंने आपने रिसेंटली देखा है FAA और SI का लिस्ट, वो शक की बुनियाद पे काश हुआ। ठीक है सर। इस पे देखो बहुत सारे सबूत है। ये तो अभी क्या, ये तो अभी पार्टी शुरू हुई है, अभी पार्टी बाकी है। मेरे पास, मैं खुद एक आई विटनेस नहीं हूं, मेरे पास बहुत सारे आई विटनेस है। अगर वो अब मीडिया के सामने आ जाएगा, तहलका मचाएंगे, JNK में तहलका मच जाएंगे, क्योंकि हम चाहते हैं इंसाफ। हमारे साथ जुल्म हुआ है। ये जो मेरे साथ बाकी जो ये गरीब जनता के लोग हैं, इनके साथ में ये इसी को जहाद बोलते हैं, जहाद उसको बोलते हैं, इसको जहाद नहीं बोलते, गन उठाएंगे किसी को मारेंगे, जहाद उसको बोलते हैं। अगर गरीब को इंसाफ मिल जाएगी मेरी वजह से, इसको जहाद बोलते हैं। लेकिन मुझे आप एक चीज बताइए, सारी चीजें तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन आपने कहा कि आपने 50,000 दिया, फिर दोबारा से आपने 50,000 दिया, तो नहीं सर, 50,000 मैंने एक ही बार दिए थे, क्योंकि लिस्ट में जब ड्रॉप हुआ ना, अगर मैं मतलब मेरा नाम होगा ना उसमें, तो फिर मुझे 50 देना था। लेकिन आप तो लिस्ट में ड्रॉप हुए, तो फिर कैसे साबित होता है ये कि आपने पेपर लिया है? मेरे पास सबूत है ना सर, मेरे फोन में सबूत है, जैसे मैंने पेपर पकड़ा है। नहीं, लेकिन फिर तो आप तो एक अजीब सी बात कर रहे हैं कि आपने पेपर खरीदा भी, आपने पेपर दिया भी, उसके बावजूद आप सिलेक्ट नहीं हुए। ये कैसे हो सकता है? भाई पेपर खरीदा ही इसीलिए जाता ताकि आप सिलेक्ट हो जाए। सही सर, आपने 100% अच्छे सवाल आपने किए। देखा सर, उसने बोला 70 to 75 करना है, ज्यादा मार्क्स नहीं करना है, क्योंकि पेपर है ना, समझो 80 से ऊपर जो भी है ना, चाहे 1000 कैंडिडेट 2000 कैंडिडेट है, सबके पास पेपर था।
उसने बोला पेपर हम दोनों के पास है, पेपर किसी के पास नहीं था, इसलिए मैंने 83 किया सर। ठीक। तो मुझे बताइए पेपर कहाँ है, जो पेपर आपने खरीदा था वो कहाँ गया? मतलब वो कहाँ गया? जैसे हमने पेपर किया हाउस बोट में रात के 12 बजे तक या 2 बजे सुबह हम निकली, उसके बाद हमने वो पानी में डाल दिया वो पेपर। उसकी जो पिक्स है, आप वहाँ पे आज भी जाए हाउस बोट में, उसकी जो मीटिंग हमने चेक की वहाँ पे वैसे की वैसे है। वो फोटो मेरे फ़ोन में पड़ी हुई है, पेपर की जो पिक्स है वो भी मेरे फ़ोन में पड़ी हुई है। तो मुझे बताइए आपको ये फोटो खींचने की जरूरत क्या पड़ी? मतलब आप तो पहले ऐसे शख्स नजर आ रहे हैं जो पेपर खरीदता भी है, उसके बाद वो पेपर करता भी है और फिर फोटो भी खींचता है खुद। देखो देखो मुझे जैसे पेपर निकला ना, जैसे हमने एग्जाम दिया, एग्जाम देने के बाद मुझे रिसेंटली मतलब शादी होने वाली थी, एंगेजमेंट थी मुझे। बीवी ने मुझे रात के 10 बजे कॉल किया, उसने मुझे फ़ोन क्यों नहीं करा आप? मैंने बोला मैं किसी जगह बिजी हूँ। उसने बोला नहीं नहीं मुझे शक हो गया। शक किया, मैंने उसको फिर वीडियो कॉल किया। उसने बोला नहीं पहले आप फोटो डालो व्हाट्सएप पे। इसी के कारण मैंने फोटो डाला। मैंने बोला देखो हम क्या कर रहे हैं, हम मेहनत कर रहे हैं, कल एग्जाम है। उसको भी मैंने नहीं डाला। हमने पेपर पकड़ा है, हमें ऐसे देखो, आप खुद देख रहे हो, ये कौन है सर? ये मैं हूं ना सर। ठीक ठीक ठीक। मैं इकबाल जुर्म कबूल करता हूं, जो भी सजा है मैं भुगतने के लिए तैयार हूं, मगर हम चाहते हैं इंसाफ। और मैं गवर्नर साहब से मोतबाना गुजारिश करता हूं हाथ जोड़ के, इस पे सीबीआई इंक्वायरी बिठा दीजिए। क्योंकि अगर इस पे सीबीआई, ये 2 घंटे का काम है, जो भी काम सीबीआई को करना मैंने करके दिया है सब। बस ये जो आप बाकी ट्रांजेक्शन दिखा रहे थे ये भी बताइए, क्या ट्रांजेक्शन है जो आपने अकाउंट की बताई हैं? जैसे ये मैंने आपको बोला ना 15 लाख, ये 15 लाख जो है 15.5 लाख, ये 15.5 लाख है खाली 2 महीने के ट्रांजेक्शन है। अगर इस अकाउंट को आप खंगा लेंगे ना सर, समझो पूरे के पूरे चेन निकल जाएंगी। पहली बात यह है, आप मुझे बोलो सर पेपर किसने निकाला टीआरपी से? इसका जो पहला कसूरवार है वो टीआरपी है। टीआरपी से पेपर किसने लाया? उसके बाद डिपार्टमेंट किसने भेजा है? डिपार्टमेंट ने किसने लाया है बच्चों के लिए? ये कौन सी ट्रांजेक्शन है? यही सर वही ट्रांजेक्शन है। आप देखो ना, ये ट्रांजेक्शन जो है ना, आप ये जो भी हाईलाइट है, ये पेपर के बाद आया 3 लाख। देखो सर, एक एकड़ में 3 लाख हो गए। जब सीबीआई बैठेंगे ना, वो खुद देंगे इसकी घर की अकोमोडेशन क्या है, ये क्या काम कर रहा है, उसके बाद वो पैसा कहाँ से आया है। क्योंकि 15 लाख का मसला है। अगर मैं बोलूंगा, अगर मजदूरी करेंगे ना 15 लाख, वो 16 साल में कमाएंगे 15 लाख सर। ठीक। तो यानी आप ये मानते हैं कि आपने पेपर खरीदा है, क्या आपने आगे बेचा भी या सिर्फ खरीदा? मैंने 2 बंदों को भेजा है सर। दोनों एक को मैंने भेजा 15,000 में, और दूसरे को भेजा 50,000 में। तो मुझे बताइए जो आपने पेपर आगे बेचा उससे भी लोग सिलेक्ट हुए या वो उससे? सिलेक्ट है, वो आरबीआई में सिलेक्ट है वो। दोनों? हाँ, दोनों सिलेक्ट है सर। पर पेपर बेचने के बाद भी आरबीआई में सिलेक्ट हुए, वो ओपन मेरिट में क्यों सिलेक्ट नहीं हुए? नहीं नहीं, उनके पास 80 मार्क है। मैंने उनको बोला ना 80 करना है। जैसे उन्होंने, उनके पास 80 है, 86 किया है, मेरे पास 83 है, इसलिए वो सिलेक्ट हो गए। अच्छा, इसलिए वो select क्योंकि आप सर अभी बोल रहे हैं एनक्वायरी, इस पे आज तक कोई एनक्वायरी बैठी नहीं है। मैं मांग करता हूं एलजी साहब से, मोतबाना गुजारिश करता हूं हाथ जोड़ के, हमें मजलूम पे भी इंसाफ चाहिए। अगर इंसाफ नहीं करेंगे, देखो हमारे साथ जो बंदे हैं ये जंतर मंतर जाने के लिए तैयार है। मैंने उनको बोला, जंतर मंतर जाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आपके लिए हूं, मैं लड़ रहा हूं। मैं गवर्नर साहब से मिला है, उसने मुझे आश्वासन दिया है, आप बस थोड़े दिन वेट करो। लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा, आप जैसे खुद कह रहे हैं, क्या आप ये जानते हैं जैसे आपने जो बयान दिया है, इस बयान के बाद आपके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी वो आप जानते हैं? कॉन्सिक्वेंसेस से आप आगाह हैं? 100%। ठीक है, ये तो नहीं है कि इस वक्त आप कैमरे के ऊपर आकर सारी कहानी सुना रहे हैं, 4 दिन के बाद आप पलट जाएंगे और कहेंगे जनाब मैं दबाव में था, मैं प्रेशर में था, इसलिए मैंने वो कहा, ये सच पर नहीं है, मुझे ये किया गया, मुझे वो किया गया। नहीं सर, देखो मैंने आपको बोला, देखो एफिडेविट में ही लिखा है, जो भी सजा हो मैं वो बदलने के तैयार हूँ। जैसे मैं बोला मैंने पेपर किया, ये समझो ये 700 कैंडिडेट्स हैं। आप देखिए यहाँ पे कैमरा घुमाए, ब्रदर 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 ब्रदर, ये सब बड़गाम है। मैं खुद बड़गाम डिस्ट्रिक्ट बड़गाम से बिलोंग करता हूँ। इसका मतलब है बस बड़गाम ये जो पेपर है ना, सब बड़गाम में लीक हो गया। क्या आप ये जानते हैं कि ये सब अपना बयान देने के बाद आपको डीबार किया जा सकता है, आपको इम्तिहान में दोबारा कभी बैठने नहीं दिया जा सकता है, आपको गिरफ्तार किया जा सकता है, ये सारी चीजें आपके साथ हो सकती? 100%। आपने सब अच्छा सवाल किया। जब मैं जेल जाऊंगा ना सर, ये 700 घंटे एक भी नहीं इसमें अपने दम पे नहीं गया, ये मेरे पीछे पीछे जाएंगे। उसके बाद डिपार्टमेंट में जो भी फंसे हुए, मुझे पता है, जो उसको बचाने की कोशिश कर रहा है अभी भी, मुझे सब कुछ पता है। उसको भी मैं उसका भी ये इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं। अगर वो अभी भी अगर उसको कोई बचाने की कोशिश करेंगे ना, वो भी जेल जाएगा। मैं जेल जाऊंगा, मगर मैं एक लड़का जाऊंगा जेल, मगर इन बापों को इंसाफ मिल जाएगी। मगर ये देखो 700 कैंडिडेट्स है, जब ये जेल जाएंगे मुझे क्या फर्क पड़ेंगे एक बंदे से। जब टीआरपी इसमें निकालेंगे, पेपर मेरे बाप ने नहीं निकाला, निसार भाई के बाप ने नहीं निकाला, पेपर टीआरपी से किसने लाया है, पहले वो देखना है किसने लाया टीआरपी से, वो देखना है सर। क्योंकि पेपर हमने घरों में नहीं बना, जब टीआरपी से फिर डिपार्टमेंट में। दोबारा से अपना नाम बताएंगे? मेरा नाम है गजनफर। गजनफर, पूरा नाम क्या? गजनफर गजनफर नबी।
गजनफर नबी आपका नाम है, बांडीपुर बडगाम के, चौड़ा बड़गाम। चाडरा बडगाम के रहने वाले हैं। ठीक है, तो आपने सुन लिया गजनफर का ये कहना है कि इन्होंने पेपर खरीदा है और आगे पेपर बेचा भी है। गंभीर है, संगीन है, और ये फायर एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट के जो रिक्रूट्स हैं उनके साथ बहुत बड़ी बेईमानी है, बहुत बड़ी चोरी है। लेकिन अब चूंकि ये सारी वो चीज़ें हैं, जैसे मैंने आपको कहा, ये फोटोग्राफ्स, ये बैंक अकाउंट्स और ये सारी चीज़ें, इन्हें खंगालने का काम सीबीआई का है, पुलिस का है, क्राइम ब्रांच का है, ये सब चीज़ें उन्हीं को देखनी है। लेकिन फिलहाल जो है, गजनफर ने आज स्ट्रेट लाइन के ऊपर इस बात को कबूला है कि इन्होंने फायर एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट में पेपर 50,000 रुपया देकर लिया है, और उसके बाद आके एक पेपर 15,000 में और एक 50,000 में बेचा भी है, और वो दोनों बच्चे सिलेक्ट भी हुए हैं। ये बहुत गंभीर है, बड़ा संगीन है। फौरन इस मामले का संज्ञान क्राइम ब्रांच को भी लेना चाहिए। उसके अलावा इस मामले का संज्ञान सीबीआई को अपने तौर पर ही लेना चाहिए, और गजनफर से पूछताछ होनी चाहिए ताकि सच सामने आ सके कि गजनफर अगर कह रहे हैं तो कहने के पीछे क्या है। क्योंकि ये बहुत गंभीर बात है कि एक आदमी खुद जो है गवाह बन के सामने आ रहा है, और ये जानते हुए कि गवाह बनने का मतलब जो है क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, पेपर बेचने के, बेईमानी करने के, चोरी करने के, कितने गंभीर नतीजे इसके निकल सकते हैं, वो जानते हुए भी अगर ये सामने आए हैं तो इसका इस संज्ञान फौरन जैसे सर आप जानते हैं, मैं अविनाश शर्मा जो बीजेपी का स्पोक्स पर्सन है, मैं उसका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि उसने हमें बहुत साथ दिया है, क्योंकि वो करप्शन के खिलाफ है। एलजी साहब ने अभी रिसेंटली देखा है जो FAA और SI का लिस्ट काश किया है, उसने समझो जो पेड़ है ना JNK में लगा हुआ है, ये करप्शन का पेड़ है, उसने भी शाखी काटी। सर शाखी काटने से कुछ नहीं होगा, पेड़ का शाखें और निकल जाएंगी। अगर जो पेड़ है ना, अगर उसको जड़ से उखाड़ेंगे ना, जड़ से निकालेंगे, जैसे जेसीबी है, जेसीबी अभी कौन है, वो CBI है। जड़ से जब उखाड़ेंगे ना, जब जड़ से निकालेंगे और इसको JNK से बाहर करेंगे, तब करप्शन खत्म होगा, नहीं तो ये करप्शन खत्म तादुर कयामत नहीं हो जाएगी सर। ठीक है, तो आपने सुन लिया गजनफर का क्या कहना है। अब उम्मीद और तवक्को है कि CBI और जम्मू कश्मीर पुलिस इसका संज्ञान लेंगे और इस मामले की पड़ताल गजनफर से ही शुरू करेंगे।